Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज में मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के प्रोविजन पढ़े थे कंपनीज एक्ट में से। एक बार उसको जल्दी से रिवाइज करते हैं, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर चलेंगे। हमने डिस्कस किया था कि मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कितनी हो सकती है, 11%। फिर उसमें भी जो होल टाइम डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर हैं, उनको कितनी मिल सकती है मैक्सिमम रेम्यूनरेशन। तो अगर एक है तो 5%, एक से ज्यादा है तो 10%। अदर डायरेक्टर्स को अगर मैनेजर मतलब या तो एमडी, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर एग्जिस्ट करते हैं, मतलब उनको अलग से रेम्यूनरेशन मिल रही है, तो इनको मिल सकती है सिर्फ 1%। और अगर ये लोग नहीं है, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, तो फिर अदर डायरेक्टर्स को मिल सकती है 3%। समझ में आया। फिर इसके बाद मैंने पढ़ाया था कि 11% से ज्यादा अगर लिमिट एक्सीड करनी है तो सीजी की अप्रूवल चाहिए, और ये 5, 10, 1, 3 को अगर एक्सीड करना है तो हमें शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए मीटिंग में। ठीक है। अगर प्रॉफिट्स ना हो या इनएडुकेट प्रॉफिट्स हो तो हम लोग किस तरीके से देते हैं रेम्यूनरेशन, तो वो था इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस पर। अगर इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ से कम है तो 60 लाख, 5 करोड़ या उससे ज्यादा है लेकिन 100 करोड़ से कम तो 84 लाख, फिर 100 करोड़ या उससे ज्यादा बट 250 करोड़ से कम तो फिर हम लोग देते हैं 120 लाख, और नेक्स्ट था 250 करोड़ और अबव, तब हम देते हैं 120 लाख प्लस 0.01% ऑफ कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़। समझ में आ गया। ये सब चीजें हमने डिस्कस करी थी। हमने इफेक्टिव कैपिटल का मीनिंग डिस्कस करा था। क्या होता है? पैसा लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए जो फर्म में लगा हुआ है, जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल आ गई, रिजर्व्स एंड सरप्लस आ गए। रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या ध्यान रखना था? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो आएगा लेकिन रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आएगा। ठीक है। फिर इसके बाद जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, डिपॉजिट्स हैं हमारे यहाँ, वो प्लस करेंगे, माइनस करेंगे अगर कोई अक्यूमुलेटेड लॉस वगैरह पड़ा है, जैसे P&L का डेबिट बैलेंस, ये जो असेट साइड पर रहता है, ये सब हम उसको माइनस करेंगे। और अगर हमने बाहर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसको भी माइनस करेंगे। हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो माइनस नहीं करेंगे। फिर बताया था नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, नॉर्मल तरीके से निकलता है। कुछ बातों का ध्यान रखना था, वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आइए इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर चलते हैं। इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में है। स्टडी मटेरियल आपके पास ऑलरेडी होगा ही, नहीं भी है तो ऑनलाइन आपको BOS पोर्टल पर जाओगे आप तो आपको मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर आप क्वेश्चंस देख सकते हो। मैं यहाँ पर क्वेश्चन तो नहीं लगा सकता कॉपीराइट की वजह से, बट ये क्वेश्चन तो इजीली अवेलेबल है नेट पर, तो वहां से देख लो। इलस्ट्रेशन 1 देखिए सबसे पहले। द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड वॉज ऑब्टेन्ड। ये बैलेंस शीट हम लोगों को दे रखी है एक्स लिमिटेड की, जिसमें सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल दे रखा है। कुछ काम है ऑथराइज्ड कैपिटल का। ऑथराइज्ड कैपिटल का तो मतलब है मैक्सिमम कैपिटल कितनी इशू कर सकते हैं, कितनी कर सकते हैं, बट हमें क्या लेना होता है एक्चुअल में कितनी करी, पेड अप शेयर कैपिटल है ना। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये काम किया हमारे लिए। तो 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं 15 लाख रुपए के, और 1,20,000 इक्विटी शेयर्स हैं 96 लाख रुपए। फिर दे रखा है शेयर सस्पेंस अकाउंट 20 लाख। ये शेयर सस्पेंस क्या है आगे देखते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसमें कैपिटल रिजर्व है 1,95,000। ब्रैकेट में हिंट दे रखा है कि इसमें से 1.5 लाख रुपए रिवैल्यूएशन रिजर्व है। सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये दोनों रिजर्व एंड सरप्लस का ही पार्ट है ना, बोल्ड में दे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस। उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना है? 50,000 का। सिक्योर्ड लोन 15% डिबेंचर्स हैं 65 लाख के। अनसिक्योर्ड लोन्स हैं पब्लिक डिपॉजिट 370, और SBI से शॉर्ट टर्म लोन ले रखा है 4,65,000 का। करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल गिवन है 3,45,000। असेट्स पर चलते हैं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा, इन्वेस्टमेंट कर रखी है इन्होंने कहीं दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो इनके यहाँ तो पैसा लगा ही नहीं ये वाला। फिर कितने का? 75 लाख।
P&L का डेबिट बैलेंस है 15,25,000। शेयर सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट्स एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर्स द अलॉटमेंट ऑफ विच इज नॉट येट मेड। मतलब एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, अभी अलॉटमेंट करना उनको बाकी है, तो अभी तो यही नहीं पता कि उनको शेयर्स अलॉट भी होंगे या नहीं होंगे। इनको कैसे कंसीडर कर सकते हैं? शेयर्स अलॉट होने के बाद हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? पेड अप शेयर कैपिटल, ना कि ये जो पैसा एडवांस में आकर पड़ा हुआ है उसको कंसीडर नहीं करना है। कब? इफेक्टिव कैपिटल निकालते वक्त। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इफेक्टिव कैपिटल एज पर द प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल 5। वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ एक्स लिमिटेड इज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी? इसकी जगह अगर एक्स लिमिटेड एक इन्वेस्टमेंट कंपनी होती तो क्या आपके आंसर में कहीं डिफरेंस आता? तो ये हम लोगों को क्या निकालने के लिए बोल रहा है? इफेक्टिव कैपिटल। लेकिन वो निकलती सिर्फ कब है? जब फर्म में क्या हो, या तो प्रॉफिट ना हो रहे हो या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो, मतलब मैनेजर्स को रेम्यूनरेशन देने के लिए पैसा नहीं है, तभी तो काम आता है इफेक्टिव कैपिटल का। वरना तो नॉर्मल वो 11% वाला लगा दो कि 5, 10, 1, 3 उसके हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मांगा है इफेक्टिव कैपिटल। तो देखिए हम लोग कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, तो दोनों एक साथ चला सकते हैं। एक्स लिमिटेड को हम लोग नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी मान लेते हैं पहले। सबसे पहले लीजिए आप लोग पेड अप शेयर कैपिटल। अब पेड अप शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों ही लेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर तो दे रखे हैं 15 लाख के और इक्विटी शेयर्स हमें दे रखे हैं 96 लाख। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ₹1,11,00,000 पेड अप शेयर कैपिटल आ गई। आगे बढ़िए। नेक्स्ट दे रखा है शेयर सस्पेंस, कंसीडर नहीं करना। कैपिटल रिजर्व, मतलब अब रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात आती है, तो प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या? कैपिटल रिजर्व है 1,95,000, लेकिन इसमें से 1.5 लाख तो रिवैल्यूएशन रिजर्व ही है, उसको कंसीडर नहीं करना। तो बचा सिर्फ कितना? 45,000, वो देखेंगे हम। प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है 50,000 का, तो 95,000 का हो गया रिजर्व्स एंड सर्विस। प्लस हमें लेने होते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिपॉजिट्स, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिपॉजिट्स लेने होते हैं, तो 15% डिबेंचर से 65 लाख रुपीस के, प्लस फिर अनसिक्योर्ड में गिवन है पब्लिक डिपॉजिट। ये कितना गिवन है? 3,70,000 रुपए, इसको भी लेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्या लिखा है? कैश क्रेडिट लोन फ्रॉम SBI शॉर्ट टर्म। क्या इसको कंसीडर करेंगे? नहीं। मैंने क्या कहा था? इफेक्टिव कैपिटल का मतलब है लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, तो शॉर्ट टर्म वाले तो कंसीडर ही नहीं करना, हमें करंट लायबिलिटीज को कंसीडर नहीं करना। ये चीज आप लोग याद रखना। तो 65 लाख प्लस 3,70,000 रुपए, ये हो गया 68,70,000। और क्या दे रखा है? फिर ट्रेड पेबल है। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है, नहीं करेंगे कंसीडर। अब असेट्स है, एक तो इन्वेस्टमेंट करिए 75 लाख की, और P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस, मतलब ये वही अक्यूमुलेटेड लॉस है, ये दोनों हम क्या करेंगे? माइनस। तो पहले इसका टोटल कर लेते हैं, कितना बन रहा है? लेस करते हैं इसमें से। एक तो इन्वेस्टमेंट्स है 75 लाख की, और P&L का डेबिट बैलेंस जो कि है 15,65,000।
25,000। तो 90,40,000 की इफेक्टिव कैपिटल निकल कर बताइए, समझ में आया आप लोगों को? ये इफेक्टिव कैपिटल आ गई 90,40,000। लेकिन अगर दूसरा इसी में सेकंड पार्ट क्या पूछा, अगर एक्स लिमिटेड एक इन्वेस्टमेंट कंपनी होती तब आपका आंसर क्या अलग होता? हाँ होता, क्योंकि अगर वो इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो इन्वेस्टमेंट करना उसकी एक नॉर्मल एक्टिविटी हो गई, बिजनेस एक्टिविटी है, वो इन्वेस्ट ही तो करेगी इन्वेस्टमेंट कंपनी, इसलिए हम उसको माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट को हम माइनस नहीं करेंगे, रेस्ट विल रिमेन सेम। तो यहां पर अगर इसको इन्वेस्टमेंट कंपनी हम लोग मान लें तो कैसे डिफर करेगा आंसर? बाकी चीजें तो सेम रहेगी, सेम लिख दीजिए जल्दी जल्दी। 95,000, 68,70,000, टोटल 1806। यहाँ पर ये माइनस नहीं करना, हाँ, लेकिन 15,25,000 रुपये ये माइनस जरूर करना है। 8065 1654 4 टाइम्स 1,65,40,000 आया आप लोगों को ये समझ में? तो ये तरीका था इफेक्टिव कैपिटल को निकालने का इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, इलस्ट्रेशन नंबर 2। कुमार लिमिटेड, अ नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी, हैज बीन इंकरिंग लॉसेस फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स। इनके यहाँ लॉसेस हो रहे हैं, तो जब लॉसेस हो रहे हैं तो इफेक्टिव कैपिटल का काम आ गया फिर से। द कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द करंट ईयर। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 120 लाख की, पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20 लाख, ये भी कंसीडर होगा। रिजर्व्स इंक्लूडिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व ऑफ 10 लाख। वैसे टोटल रिजर्व्स कितने हैं? 150 लाख, लेकिन उसमें से 10 लाख क्या है? रिवैल्यूएशन रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व को कंसीडर नहीं करना, तो इफेक्टिवली देखा जाए तो 140 रह गए। सिक्योरिटी प्रीमियम 40 लाख, ये अलग से गिवन है, तो वो रिजर्व्स थे और ये सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से गिवन है, तो इसको भी कंसीडर करेंगे। लॉन्ग टर्म लोन्स 40 लाख, डिपॉजिट्स रीपेबल आफ्टर 1 ईयर, लॉन्ग टर्म लोन्स भी लेंगे, डिपॉजिट्स जो रीपेबल है आफ्टर 1 ईयर इसको भी लेकर चलेंगे। एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसको कंसीडर नहीं करना, पैसा मिल गया लेकिन अभी शेयर से अलॉट नहीं करें, नहीं, हमें तो पेड अप शेयर कैपिटल लेनी होती है। अक्यूमुलेटेड लॉसेस नॉट रिटर्न ऑफ, ये अभी तक राइट ऑफ नहीं हुए, तो हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। अक्यूमुलेटेड लॉसेस अभी भी बुक्स में दिखाई दे रहे हैं तो माइनस करना पड़ेगा। अगर ये ऑलरेडी राइट ऑफ हुए होते तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में माइनस कर ही अमाउंट आता, बट इन्होंने कहा नहीं, राइट ऑफ नहीं किया अभी हमने, तो हम कर देंगे, कोई बात नहीं, हम माइनस करके दिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट्स, इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है पैसा 180 लाख रुपए बाहर, तो उसको भी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, बस ये कि नेक्स्ट पैराग्राफ में ये ना लिखाओ कि ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी, अच्छा पहले ही लिखा था, सॉरी, स्टार्टिंग में ही लिखा था नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो माइनस करना ही है। कुमार लिमिटेड हैज ओनली 1 होल टाइम डायरेक्टर, इनके यहाँ सिर्फ एक होल टाइम डायरेक्टर है, मिस्टर एक्स। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम रेम्युनरेशन दैट कैन बी पेड टू हिम इफ नो स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास्ड एट द जीएम ऑफ द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट फॉर रेम्युनरेशन फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग द 3 years। कोई स्पेशल रेजोल्यूशन वगैरह पास नहीं हुआ है, आप नॉर्मली बताइए, क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाए तो फिर तो लिमिट्स क्रॉस की जा सकती है, बट कह रहे हैं कि नहीं हुआ। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इस केस में, इफेक्टिव कैपिटल निकालते हैं कितनी है, उसके बेसिस पर ही पहले इफेक्टिव कैपिटल पता चले तब तो रेंज आएगी कि उसकी रेम्युनरेशन बन कितनी रही है। पिछले क्वेश्चन में तो बस आपसे आधी चीज पूछी थी, बस यही पूछा था कि इतना ही बता दो इफेक्टिव कैपिटल कितनी है, आगे का पॉइंट सिर्फ इस क्वेश्चन में पूछा है। इलस्ट्रेशन 2, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव
कैपिटल। तो जल्दी जल्दी करते देखिए, पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल में क्या करेंगे, दोनों चीजें कंसीडर करिए। इक्विटी शेयर है 120 लाख के, प्लस एक काम करते हैं ऊपर लिख देते हैं रुपीज इन लैक्स, 120 लाख प्लस 20, तो पेड अप शेयर कैपिटल तो हो गई 140। फॉर्मूला याद करो क्या था, इसके बाद आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। 140 लाख तो रिजर्व्स हो गए पहले, 150 है बट उसमें से 10 तो रिवैल्यूएशन है ना, वो लेना नहीं है, प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम 40, तो ये हो गया 180, प्लस क्या था फिर, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिपॉजिट्स, वो देखिए कितने दे रखे हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स एक तो 40 दे रखा है, डिपॉजिट्स रीपेबल आफ्टर 1 ईयर 20, दोनों लेंगे, बस इसके अलावा कुछ नहीं गिवन, लॉन्ग टर्म लोन्स। माइनस, माइनस क्या क्या करते थे हम, एक टोटल चाहे पहले यहां कर लेंगे, फिर माइनस, माइनस अक्यूमुलेटेड लॉसेस नॉट रिटर्न ऑफ 20, इन्वेस्टमेंट्स 180, इफेक्टिव कैपिटल निकल कर आ जाए। माइनस 180 लाख रुपीज आ रहा है, रुपीज 180 लाख आ रही है इफेक्टिव कैपिटल। याद करिए क्या होता है, अगर 180 लाख की इफेक्टिव कैपिटल है, 5 करोड़ से कम है, तो मैक्सिमम रेम्युनरेशन कितनी दी जा सकती है, 60 लाख रुपए, ठीक है। तो मैक्सिमम 5 करोड़ से पहले पहले जितना भी अमाउंट आता इफेक्टिव कैपिटल का, 180 लाख की जगह 280 लाख भी होती है, अगर 5 करोड़ से तो कम ही है, क्योंकि 180 लाख का मतलब है 1 करोड़ 80 लाख रुपए, 5 करोड़ से कम है ये, तो मैक्सिमम रेम्युनरेशन कितनी दी जा सकती है, 60 लाख। आगे ये भी समझ में देखिए, लास्ट क्वेश्चन इस वाले कंसेप्ट का, मुद्रा लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। हमें ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 40,25,365, यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, लेकिन हमें जो परसेंटेज अप्लाई करनी है वो किस पे करनी है, नेट प्रॉफिट पर। तो पहले ग्रॉस से किस पर जाना होगा, नेट प्रॉफिट पर। ये तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा ग्रॉस से नेट पर कैसे जाते हैं, बस वही चीज अप्लाई करनी है। ध्यान क्या रखना है, जो लास्ट क्लास में हमने चीजें पढ़ी थी वो ध्यान रखनी है। अभी हम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन ही निकाल रहे हैं, तो जैसे टैक्स में प्रोविजन फॉर टैक्स करना, इन रिजर्व्स में ट्रांसफर करना, ये सब चीजें हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। कोई भी कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन होगी, चेंज इन रिवैल्यूएशन, उसकी वजह से कोई इंपैक्ट आया, रिवैल्यूएशन का पैसा इसमें ले आए, ठीक है, असेट्स को रिवैल्यू करने की वजह से कुछ प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो वो सब, ये सब कुछ भी कंसीडर हम नहीं करें। लेकिन सब्सिडीज मिलना ये कंसीडर की जाएगी। अगर आप लोगों को फिर भी पिछली क्लास देख लेना, अगर ये सब चीजें याद ना हो तो ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, उसके बाद दे रखी है सब्सिडीज रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, क्या ये ऐड होगी, बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, खर्चा है, नॉर्मल खर्चा है, ऑल यूजुअल एक्सपेंसेस तो माइनस ही करने होते हैं, करेंगे माइनस। वैसे भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कोई डायरेक्ट एक्सपेंस तो है नहीं जो ग्रॉस प्रॉफिट पे पहले ही आ गया होगा, ये तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, P&L में ही आएगा बाद में, तो माइनस हमें करना होगा। लेकिन इसकी जगह अगर कैरेज इनवर्ड दे रखा होता तो कैरेज इनवर्ड हम माइनस नहीं करते, क्यों, कैरेज इनवर्ड एक डायरेक्ट एक्सपेंस है जो ग्रॉस प्रॉफिट निकालते वक्त ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका होगा, है ना।
डायरेक्टर्स फीस, ये सिटिंग फीस है डायरेक्टर्स की, ये वो रेम्यूनरेशन नहीं है जो आप निकाल रहे हो, वो तो हम निकाल रहे हैं। ये डायरेक्टर्स की सिटिंग फीस है, बोर्ड मीटिंग वगैरह अटेंड करने की, तो वो तो अलग चीज़ है, वो तो एक खर्चा है, माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये भी एक खर्चा है, माइनस करेंगे। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन 285 350, अब मैनेजरियल रेम्यूनरेशन तो हम खुद निकाल रहे हैं, तो इनकी तो हो सकता है गलत हो, और गलत हो सही हो जो भी हो, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन तो हमें खुद निकालने को बोला है कि कितनी बनती है, तो इसको कंसीडर मत करना। इन्होंने इतनी दे दी, ये पता नहीं परमिसिबल थी भी या नहीं थी, नहीं थी तो इनको कहेंगे ठीक करो अपनी। डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना लगाया, 5,22,543 का, ठीक है, ये तो नॉर्मल है, खर्चा में माइनस हो गए। बट डेप्रिसिएशन होना कौन से वाला चाहिए, जो कंपनीज एक्ट में अलाउड हो। अभी तक तो लग रहा है यही अलाउड होगा, कुछ नहीं कह रखा। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अभी माइनस मत करना, अभी तो हम रेम्यूनरेशन दे रहे हैं मैनेजर्स को, टैक्स तो बाद में आता है। ट्रांसफर टू रिजर्व्स मत कंसीडर करना, ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन रिजर्व मत कंसीडर करना इसको। डेप्रिसिएशन ऑन पीपीई मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पर एज पर शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 13 वॉज 5,75,345, तो हमें तो ये वाला डेप्रिसिएशन लेना है, ना कि जो इन्होंने पहले दे रखा है। मैंने कहा ना डेप्रिसिएशन शुड बी अलाउड एज पर कंपनीज एक्ट, तो वो कितना है ये वाला, तो वही लगाएंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम लिमिट्स ऑफ द मैनेजरियल रेम्यूनरेशन एज पर कंपनीज एक्ट 2013। समझ में आ गया। इनके यहाँ कोई इनएडिक्वेट प्रॉफिट वगैरह तो कुछ है नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं, तो इफेक्टिव कैपिटल की तो जरूरत नहीं है, कोई लॉसेस थोड़ी ना हो रहे हैं इस कंपनी में। तो हमें निकालना है सबसे पहले तो, अच्छा मैक्सिमम रेम्यूनरेशन वैसे दी कितनी जाती है, 11% होती है मैक्सिमम, कुल मिलाकर 11% किसकी, नेट प्रॉफिट की। तो पहले ये निकालते कि नेट प्रॉफिट कितना बन रहा है, तो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, $40,25,365 प्लस सब्सिडीज फ्रॉम गवर्नमेंट 273,925, ये सब्सिडीज है। और तो कोई इनकम नहीं दे रखी, नहीं, तो इसको टोटल कर लेते हैं। 40,65 प्लस 273, 42,99, 290। अब एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितने हैं, 822,542 माइनस करें। डायरेक्टर्स फीस 134,780, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 31,240, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन तो हम निकालेंगे अभी, डेप्रिसिएशन लेंगे लेकिन कौन से वाला, कंपनीज एक्ट वाला, कितना है 575,345, ये माइनस कर दीजिए। प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये कुछ भी हमें नहीं लेना। ये चारों माइनस करके देख लेते हैं कितना अमाउंट आ रहा है। तो 42,99, 290 में से ये खर्चे माइनस करो, 822,542 माइनस 134,780 माइनस 31,240, तो ये अमाउंट आ जाएगा 27,2
35383। ठीक है, ये अमाउंट आ गया हमारा नेट प्रॉफिट का। तो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितनी दी जा सकती है? 11% ऑफ 2735383, इसकी 11%, जो कि कितनी बनी? ये बन रही है ₹3,00,892, 3,08,92 रुपीज की मैक्सिमम रेम्यूनरेशन हम मैनेजर्स को दे सकते हैं। आया समझ में? तो ये हम लोगों ने प्रैक्टिस करी है स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस की। बाकी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।